तो पृथ्वी के चारों ओर जो सुव्यवस्थित क्या पाया जा रहा है, विस्तार पाया जा रहा है, वही ब्रह्मांड कहलाता है ना। अब ब्रह्मांड कैसे बनता है जी, है ना। तो ब्रह्मांड जो है ना, ये किससे, आकाश गंगा, है ना, आकाश गंगा, तारे, है ना, ठीक है, ग्रह उपग्रह, इनके समूह और खाली स्थान इवन, इनके समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब आकाश गंगा किससे बना होता है, विभिन्न सौर मंडल से मिलकर बना होता है। और सौर मंडल जो है ना, इसके परिवार के कई सदस्य है ना, ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, इसके अलावा तारे हैं, उल्का पिंड है ना, धूमकेतु है, ये सभी क्या है, सौर मंडल के सदस्य, सौर परिवार के हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। हो गया। चलो अब एक एक करके इन सब पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले थे किस पर, सौर सौर मंडल पर, है ना। तो सौर मंडल तो हमको पता ही है, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा आकाश गंगा। तो देखो, जब आकाश गंगा नहीं बना होता तो ये धूल और गैस के बादल होते हैं, धूल व गैस के बादल, है ना। ये धूल और गैस के बादल क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, और इससे, और ये धूल गैस के बादल, तो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होता है इसमें, है ना। तो ये जब आपस में टकराते हैं अणु, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ठीक है। और इसी ऊर्जा के थ्रू बहुत सारे पिंडों की उत्पत्ति होती है। तो यह पहली अवस्था होती है, इसी अवस्था को हम निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, सॉरी लैटिन में कहते हैं नेबुला, है ना। नेबुला का अर्थ होता है कुहासा। क्या होता है, कुहासा। तो धूल और गैस से बने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं निहारिका को। निहारिका जो है इसे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तारों की उत्पत्ति किसमें होती है, निहारिका में, प्रारंभिक दौर में। तो इस नेबुला को हम क्या कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। नर्सरी ऑफ स्टार्स किसे कहा जाता है, तो ये नर्सरी ऑफ स्टार्स कहा जाता है किसको, आपकी निहारिका को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर है। अब निहारिका के बाद, है ना, ये धूल और गैस के बादल, है ना, एक व्यवस्थित स्वरूप ले लेंगे, है ना, और ऐसे करके क्या दिखेंगे आपको, एक आकृति में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और निहारिका की जो अगली अवस्था है, जो मैच्योर अवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। अब यहां से प्रश्न क्या आएगा कि भैया हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का, तो भैया क्या नाम है, मंदाकिनी है। ठीक है, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मिल्की वे। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, ये हमारी जो आकाश गंगा है, उसके बाद, है ना, निकटतम, है ना, है ना, या पड़ोसी, है ना, आकाश गंगा कौन सी है, तो इसका नाम है देवयानी, है ना। क्या, देवयानी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। क्या, एंड्रोमेडा। ठीक, ये दो प्रश्न पूछ जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे है ना, कि भाई जो केंद्र है, आकाश गंगा का केंद्र जो पूछा जा चुका है आपसे, कि आकाश गंगा का जो केंद्र है उसे हम क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। जैसा बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है आपको, है ना। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं अपन, है ना। तो निहारिका की अगली अवस्था है आकाश गंगा। आकाश गंगा से प्रश्न, ये तीन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। प्रारंभिक तौर पर कि भाई हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, और इसके केंद्र को क्या कहते हैं, है ना। अब आकाशगंगा के अंदर हमारा सौर मंडल है ना। क्या है, सौर मंडल।
ठीक है। अब ये सौर मंडल कहां पर स्थित है? तो हमारी जो आकाश गंगा है ना मंदाकिनी, मिल्की वे, इसकी एक भुजा है जिसका नाम है ओरियन सिग्नस भुजा, है ना, क्या, ओरियन सिग्नस, तीसरे नंबर की भुजा है ये। कितने नंबर की? तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की एक भुजा है ये हमारी आकाश गंगा की, है ना, ये तीसरी जो भुजा ठीक है। तो वहीं पर हमारा सौर मंडल स्थित है ना, ठीक है। हमारे सौर मंडल के पास कितना सूर्य है? केवल एक सूर्य है, एक तारा है ना, ठीक है, क्लियर, है ना, जिसे हम सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर। तो हमारा सौर मंडल कहाँ स्थित है? ओरियन सिग्नस भुजा में स्थित है, ठीक है। ये यहां तक स्पष्ट हो गया आपको? ठीक, चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सौर मंडल के अंदर के कंटेंट्स को समझते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, है ना, तारा तारों की। अब आकाश गंगा में भी क्या है भाई? तारे हैं, तारों का समूह है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक शब्दावली आती है तारा मंडल। क्या? तारा मंडल। अब ये तारा मंडल, ये कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, क्या है? देखो, जब क्या हो हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसमें ना बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। इन तारों के समूह की एक विशिष्ट आकृति बन जाती है, और इन विशिष्ट आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। समझना बात को। क्या? हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी है, उसमें क्या है? तारों का एक विशिष्ट समूह है, एक विशेष आकृति बनाने वाले तारे हैं, है ना। कोई तारा आपको इस तरह से, है ना, चमचे की आकृति बनाता हुआ दिखेगा, तो कोई तारा इस तरह से, है ना, आपको धनुष की आकृति बनाता हुआ दिखेगा, तो कोई तारा, है ना, तारों का समूह आपको योद्धा की भांति, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, ये, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो योद्धा की भांति कुछ आपको दिखेगा। तो यही जो तारों का समूह है, इसे हम तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तारामंडल की संख्या कितनी है? तो यहां पर देखो अलग अलग डाटा मिलता है, एक डेटा मिलता है 89 और एक डेटा मिलता है 88। समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो आपको जहां पर जो जैसा सही लगे वो आप ले लेंगे आंसर, जैसा आपको वहां पर दिखे। 89 दिया तो 89 ले लेना, दोनों दिया है तो आप 88 ले लेना आंसर को, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो तारामंडल समझ में आया क्या होता है, कॉन्स्टलेशन, है ना। अब देखो, इन्हीं तारामंडल में एक तारामंडल है जिसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल, है ना, सप्तऋषि। और इसी में हम ध्रुव तारे को भी पढ़ेंगे, है ना। देखो सप्तऋषि, देखो एक, दो, तीन, है ना, और चार, पांच, छ और ये सात, ये तारों का समूह एक चम्मच की आकृति बनाता हुआ आपको दिख रहा है ना, ये, है ना। और यही, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। हिंदू मान्यताओं में हम क्या कहते हैं कि भाई ये सात जो महान ऋषि हुए भारतीय सनातन परंपरा में, है ना, वही है क्या, ये सप्तऋषि हैं। इनके अलग अलग नाम है ना, मरीचि हैं, वशिष्ठ हैं, है ना, ठीक है, फिर अंगिरा ऋषि हैं, अत्रि हैं, पुलत्स्य हैं, है ना, पुलव है, क्रतु है ना। तो ये आपके सात ऋषि हैं, ठीक है, इन्हें ही सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, है ना, ठीक है। और इसी के सामने एक तारा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, यही क्या तारा जो है, ये है ध्रुव तारा, ठीक है। सामान्यतः हम यही जानते हैं, है ना, लेकिन, है ना, देखो एक्चुअल में ना इस तरह के दो तारामंडल है, सप्तऋषि, दो सप्तऋषि हैं, ठीक है, समझना बात को। क्या? दो सप्तऋषि हैं, ठीक है, क्लियर।
अब एक जो सप्तऋषि है ना, चलो अब इसको ना मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, है ना। आ, हम्म, ये जो सप्तऋषि है ना, एक्चुअल वाला जो सप्तऋषि है बड़ा वाला, इसे कहते हैं उर्सा माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर, सॉरी, उर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, मेन वाला, है ना। और इसी के सामने क्या चमकता है? ध्रुव तारा चमकता है आपका। ठीक है, और एक, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और एक और तारा समूह है जो है इसी सप्तऋषि की तरह, है ना, जिसको कहते हैं उर्सा माइनर। क्या कहते हैं? उर्सा माइनर। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे होगा? तो देखो, ये इसके ध्रुव तारा, थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूं इसको, तो तुमको समझ में भी आएगा, है ना। ये अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, है ना, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये 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 और ये, ठीक है, क्लियर। तो ये जो जो ध्रुव तारा है ना। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको समझना, अच्छे से बात को समझना तो तुमको समझ में आएगा। ये है उर्सा मेजर, ये है उर्सा माइनर, है ना। क्या है? उर्सा माइनर, है ना। ये लघु सप्तऋषि तारा मंडल है ना। और ये बृहत सप्तऋषि तारा मंडल, है ना। अब देखो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं बताते जाता हूं। पहले तो तुमको इनका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है उर्सा मेजर, या क्या इसको बोलते हैं? कौन सा तारा समूह? बिग डीपर या बिग बियर तारा समूह, है ना। क्या? बिग बियर, है ना, या बिग डीपर, है ना। पूछेगा नहीं ऐसे, सामान्य शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, है ना। हम जिस तैयारी कर रहे हैं उसमें सामान्य ही होगा। ये है लिटिल बियर तारा समूह। क्या? लिटिल बियर तारा समूह। समझ में आ रहा है? ठीक, इसको बोलते हैं लिटिल बियर तारा समूह। ये आपको जो तारा समूह यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा है? लिटिल बियर तारा समूह। कौन सा है? लिटिल बियर तारा समूह। और ये है बिग बियर तारा समूह, ये आपको जो दिख रहा है। प्रश्न यहां से क्या बनते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा, प्रश्न बनता है ना, कि, है ना, भैया जो ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा, ये किस तारा समूह का हिस्सा है? किस तारा समूह का हिस्सा है? ये पहला प्रश्न बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है? तो हाँ, अभी देखो हमने ये मैप ये बनाया ना, लिटिल बियर तारा समूह। यहां पर कौन सा है? ध्रुव तारा है, मैं बताया ना अभी, ध्रुव तारा। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर स्टार। क्यों? क्योंकि हमेशा उत्तर की ओर चमकता है। किधर चमकता है? उत्तर की ओर। अब मैं स्पष्ट करते जाऊंगा एक एक करके, है ना। तो ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है? सबसे पहला प्रश्न बनेगा। तो ध्रुव तारा जो है वो किस तारा समूह का हिस्सा है? लिटिल बियर तारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा। क्लियर है? ये स्पष्ट हुआ। फिर इसी में दूसरा प्रश्न पूछेगा, है ना भैया, कि ध्रुव तारा का जो लोकेशन है ना, वो क्या कैसा है? तो भैया जो जो लघु सप्तऋषि है ना, क्या लघु सप्तऋषि है ना, इसके ये क्या है? पीछे है। किसे किधर स्थित है? पीछे पश्चिम भाग में। जबकि वृहद सप्तऋषि है उसके क्या है? सामने स्थित है कि नहीं है? ये दिख रहा है ना, इसके सामने दिख रहा है और इसके पीछे, है ना। हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, है ना। ये अगर मैप अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, यहां से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो ध्रुव तारा लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है, लघु सप्तऋषि के पीछे स्थित है और बृहद सप्तऋषि के सामने स्थित है। क्लियर? समझ में आया? फिर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव तारे की स्थिति, है ना। भाई आसमान में हम देखते हैं, है ना,
तो हमेशा ध्रुव तारा किस ओर चमकता हुआ दिखाई देता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या ध्रुव तारा किस ओर चमकता हुआ दिखाई देता है? किधर दिखता है हमेशा? हमेशा किधर दिखेगा? उत्तर की ओर, किस उत्तर दिशा में। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोलर स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर स्टार। किसको कहते हैं? ध्रुव तारे को। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया बात? ये यहां से क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इतने ही बनेंगे आपके, है ना? ये समझ में आया? ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है? लिटिल बियर। लघु सप्तर्षि पीछे, वृहद सप्तर्षि के सामने। ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा आसमान में देखने पर किधर की होती है? उत्तर की ओर होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आया बात? रैप अप करें इसको, चलिए, है ना? ठीक। हो गया? लिख लिख लिए लिख लिए? चलो अब मिटा रहा हूं इसको। रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। चलो, अब हमने देख लिया तारा समूह, है ना? अब हम, है ना, यहां से आगे बात करेंगे तारों की। ठीक है? राशि नक्षत्र उसको मैं बता देता हूं तुमको, है ना? नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है, याद रखना, नक्षत्र 27 है ना? वो खगोल विज्ञान की बात है ना? नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान की बात है। नक्षत्र की संख्या 27, राशि कितने होते हैं? 12। तो क्या सूर्य अपने परिक्रमण के दौरान, है ना, आसमान में, है ना, जिन 12 तारा समूहों को क्रॉस करता है वही 12 राशियां होती है। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर? ठीक, हो गया? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं तारों की, है ना? क्या तारे? ठीक है? तो तारे सबसे पहले तो आपको, है ना, जानना आवश्यक है कि तारे या स्टार्स, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्टार्स कहेंगे, है ना? स्टार्स। ठीक है? होते क्या है? तो ऐसे चमकते हुए पिंड, है ना, क्या ऐसे चमकते हुए पिंड जिनमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है ना, क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। क्या? ऐसे पिंड जिनमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है, क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक, क्लियर है? तो इस तारे के पास क्या है? स्वयं की ऊष्मा है ना, ऊर्जा है और प्रकाश है। ठीक है? क्लियर? अब देखो, अब इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो यहां पर होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। और हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है जी? आपके हीलियम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? हीलियम में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? नाभिकीय संलयन की क्रिया, है ना? क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखो, इस जो मेथड है ना, नाभिकीय वाला, है ना? ठीक है? नाभिकीय या तो विखंडन होगा या नाभिकीय संलयन होगा, दो तरह से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हमने अभी तक नाभिकीय संलयन जो की क्रिया है उस पर कंट्रोल नहीं पाया है, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है और इसे हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन जो है उससे ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है ना, वो हमने कंट्रोल कर लिया। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? तो एक नाभिक को दूसरे नाभिक से टकराने पर,
है ना। जो ऊर्जा मुक्त होगी वो नाभिक विखंडन कहलाएगा। एक जो जब दो नाभिक मिलेंगे, है ना, ठीक है, और उस ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, वो नाभिकीय संलयन कहलाएगा। प्रश्न पूछा जाता है ना, यहां से पूछेगा प्रश्न कि बताइए, है ना, या आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है कि इनमें से क्या तारों के बारे में सत्य है। तो पहला आपको क्या देगा, कूट में देगा कि भाई इसमें स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा बोलेगा कि किसी भी तारे या सूर्य में ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है। क्लियर, समझ में आ रहा बात, क्या नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है। क्लियर, तो ये याद रखना, ये तुमको ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन हीलियम बदलेगा। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। फिर प्रश्न पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाएगा, है ना, तारों का रंग, ये बहुत बार पूछा गया है, तारों का रंग किसका द्योतक होता है ना, किसका द्योतक होता है ना, तारों का रंग किसका द्योतक होता है। ठीक है, तो तारों का रंग याद रखना उसकी ऊष्मा का द्योतक होता है। ठीक है, क्लियर है, ऊष्मा माने जो एनर्जी उससे निकल रही है उसका द्योतक होगा। अब इसमें मैं तुमको ये बता रहा हूं कि भाई तारों का रंग ऊष्मा का द्योतक होगा। तो तारा जब नया होता है तो नीला कलर का होता है, कैसा दिखता है, नीले कलर का, एकदम प्रकाशमान। कभी गैस को देखना, गैस की फ्लेम जो होती है वो सबसे अच्छी कब होती है, जब वो ब्लू कलर का जल रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लियर। जब वह आपको हल्का नारंगी दिखे तो इसका मतलब है वहां पर ऊर्जा कम है ना, ऊर्जा का लॉस हो रहा है ना, ठीक है। और लाल अगर दिखे तो इसका मतलब है ऊर्जा वहां पर कम है और कम हो गई, है ना। तो सूर्य में भी ऐसी है, जब वो तारा नीला कलर का है तो वह युवा अवस्था में है अपनी, है ना, ये सॉरी, हाँ, एकदम न्यू बॉर्न तारा है, इसको आदि तारा कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आदि तारा, क्या कहेंगे, आदि तारा। और जब वह नारंगी अवस्था में है ना, तो ये प्रौढ़ अवस्था हो गई, प्रौढ़ अवस्था, मैच्योर हो गया। अभी ये किशोरावस्था या युवा अवस्था है ना, क्या युवा अवस्था है, नीला रंग का है तो एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा है ना, तो नीला कलर का दिखाई दे रहा है। जब वो प्रौढ़ हो जाएगा तो नारंगी दिखाएगा, और जब वह वृद्ध हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, लाल कलर का दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा बात, ठीक। तो तारों का रंग उसकी ऊष्मा का द्योतक होता है, क्या होता है जी, उसकी ऊष्मा का द्योतक। यहां तक क्लियर हुआ। तो इंपॉर्टेंट ये है आपका, ये पूछेगा ही, ये रंग पूछेगा आपको, ये मैंने बता ही दिया कि कहां से आ रहा है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं तारों का जीवन चक्र, है ना। तारों का जीवन चक्र, है ना, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, है ना, तारों का जीवन चक्र। अब देखो क्या होता है, जब एक तारा जन्म होता है, वही धूल और गैस के बादल से, है ना, ठीक है। तो यह जब धूल और गैस के बादल होते हैं, है ना, क्या धूल और गैस के बादल होते हैं, है ना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो स्टार या भ्रूण तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार,
या भ्रूण तारा या आदि तारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये पहली अवस्था है। फिर तारा जब अपना शेप ले लेता है, अपने आप को गोला कर लेता है ना, क्लियर? अब यहां से दो चीजें होंगी, ठीक है। अगर हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए, है ना, जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। क्या? एस चंद्रशेखर। कि एस चंद्रशेखर जी ने एक सीमा निर्धारित की, एक थ्योरी दी, जिसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ये सीमा क्या थी, या जिसे लीकर सीमा भी कहते हैं। इनका कहना था कि अगर, है ना, कोई भी सूर्य है, उसका द्रव्यमान हमारे जो सूर्य है उसके 1.44 मास ऑफ सन, है ना, एमएस, है ना, 1.44 एमएस मास ऑफ सन। एमएस माने मास ऑफ सन, यानी हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज्यादा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसका रिजल्ट अलग होगा, उससे कम है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। अब देखो कैसे होगा। यह पहली अवस्था जो है ना, ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अभी वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लाल वामन तारा। क्या कहेंगे? लाल वामन तारा। रेड, क्या कहेंगे इसको? ड्वार्फ स्टार। ठीक है, इसको बोलेंगे लाल दानव तारा, है ना, रेड जाइंट स्टार। क्या? रेड जाइंट स्टार। इसके बाद क्या होगा? अगर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है तो इसकी परिणति अलग होगी। ये क्या होगा? ये लाल वामन तारा जब खत्म होगा, है ना, यहां पर, तो एक क्या होगा? सुपरनोवा होगा। सॉरी, एक यहाँ प्लैनेटरी नेबुला होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लैनेटरी नेबुला की स्थिति होगी, प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला। अब समझना, यहाँ नेबुला माने कुहासा होता है। तो क्या होगा? वो जो प्लेनेट है वहां पर प्लैनेटरी नेबुला की स्थिति होगी, फ्यूज हो जाएगा, सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो ये तारा है ना, लाल वामन जो तारा है, वो किसमें बदल जाएगा? सफेद वामन तारे में। किसमें बदल जाएगा? सफेद वामन तारे में, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, है ना। और उसके बाद अंततः वह तारा, है ना, किसमें बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ स्टार में, काला वामन तारे में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अगर किसी सूर्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1.44 गुना से कम है तो लाल वामन तारे के बाद प्लैनेटरी नेबुला होगा, उसके बाद सफेद वामन तारे में बदलने के बाद काले वामन तारे में बदल जाएगा। इसी सफेद वामन तारे को क्या कहते हैं? फॉसिल स्टार कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार कहते हैं। क्या बचा? फॉसिल्स बचा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? ये 1.44 गुना से ज्यादा है ना। यहां पर क्या होगा? एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्या होगा? सुपरनोवा, क्योंकि बहुत एनर्जी इस तारे में। अब जाते जाते ये क्या हो रहा है? इसकी, है ना, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो मुक्त हो रही है। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद दो तरह की स्थिति होगी। अगर 3 गुना तक बड़ा है हमारे सूर्य से, 3.3 ms है ना, किसी सूर्य का द्रव्यमान, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? न्यूट्रॉन तारे में। ठीक है, ये बहुत तेजी से घूमेगा। न्यूट्रॉन तारा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है बड़ी तेजी से घूमते रहता है ना, इसलिए न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसको पल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सर भी कहते हैं, पल्सर स्टार भी कहते हैं। क्यों? पल्सर का अर्थ होता है चमकीला, बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए पल्सर स्टार कहते हैं। लेकिन अगर किसी सूर्य के द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक है, यानी
बाय द वे 11 गुना है ना, 10 गुना है, 8 गुना है, 11 गुना है। तो ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद किसमें बदल जाएगा? कृष्ण विवर में बदल जाएगा, है ना, यानी ब्लैक होल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ब्लैक होल में बदल। समझ में आ रहा बात? और एक ब्लैक होल जो है, इस ये जो ब्लैक होल है, इसके पास इतना अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है कि वह प्रकाश को भी क्या कर लेता है? प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इसकी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है, किसकी? ये ब्लैक होल की, कि वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अपने अंदर सोख लेता है। समझ में आ रहा बात? क्लियर? मैंने जितनी भी चीजें बताई है पूछता ही क्वेश्चन। समझ में आ रहा बात? तो ब्लैक होल को हम जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? तो दो तरीके से जानते हैं। एक तो एक्सरे किरणों से, है ना, सॉरी, फोटान किरणों से, है ना, सॉरी फोटान बोल रहा हूं। ये देखो, एक्सरे किरणों से जानेंगे एक तो पहली चीज। दूसरी जो चीज है, उसके आसपास के क्षेत्र में जब भी कोई ब्लैक होल होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा? कोई परिवर्तन दिखेगा, कोई तारा को निगल रहा होगा, वो किसी ग्रह को निगल रहा होगा, वो, है ना। तो उस तरह की स्थिति अगर दिखती है ना, तो हम जानते हैं कि यहां पर ब्लैक होल है। ठीक है। अब इससे इस पूरे जो मैप है, इससे इस इमेज है, इससे क्या हमको स्पष्ट होता है? प्रश्न कहा क्या क्या पूछा जाएगा, तो आते हैं अपन। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, युवा तारे को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको आदि तारा कहते हैं, प्रोटोस्टार। कौन सा कलर का होगा? नीला। क्लियर? ठीक है। फिर पूछेगा कि आ, चंद्रशेखर सीमा, है ना, चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो चंद्रशेखर सीमा क्या है जी? कि भाई किसी सूर्य के द्रव्यमान, है ना, उसके हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, या तो प्लैनेटरी नेबुला के बाद फॉसिल स्टार और अंततः काला वामन तारे में बदलेगा, और नहीं तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो न्यूट्रॉन तारे या तो कृष्ण विवर में बदलेगा। अगर 3 गुना से 5 गुना है तो ये न्यूट्रॉन तारे में, अब 5 गुना से 11 गुना तक है ना, तो किस में बदल जाएगा? ब्लैक होल में बदल जाएगा। क्लियर? अब एस चंद्रशेखर ने ये ब्लैक होल सिद्धांत किसका है पूछता है। क्या? ब्लैक होल थ्योरी किसने दी, है ना? क्लियर? ठीक है। तो ब्लैक होल थ्योरी किसने दी? किसने दी? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। क्लियर है? तो ये हुआ तारों का जीवन चक्र। जितना क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने सब बता दिया है यहाँ पर, है ना। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब क्वेश्चन तुमको एक थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि ये बताइए कि हम ब्लैक होल को, है ना, क्यों नहीं देख पाते? थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। तो देखो, ब्लैक होल को हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि क्या होता है कि ना, ब्लैक होल जो है फोटान जो विकिरण होते हैं जिसके कारण, देखो क्या होता है, किसी भी वस्तु जिस प्रकाश उत्पन्न होता है ना, तो किसी भी वस्तु पर जब पड़ता है तो फोटान जो किरणें, है ना, जब उस पर पड़ती हैं तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि भैया वो फोटान जो किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है। कौन? ये ब्लैक होल। इसी कारण हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है बात? ठीक। चलो, तो ये तारों का जीवन चक्र आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्या बनेंगे ये समझ में आया। ठीक है। अब तारों से ना, तारे से एक दो क्वेश्चन और पूछ जाते हैं, है ना। ठीक, एक दो क्वेश्चन और बनेगा। ये जितना पॉसिबल है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन और बनेगा। और क्या बनेगा प्रश्न, है ना। देखो, तारों से मैं, देखो इससे बाहर नहीं जाना है ना, इससे बाहर नहीं जाना प्रश्न, इसकी गारंटी है। अब देखो यहां से और क्या प्रश्न बनेंगे। पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है?
ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर कई बच्चे डेढ़ होशियार बन जाते हैं और उसका आंसर मार देते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जबकि भैया पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है, सन है। ठीक है, क्लियर। पृथ्वी का निकटतम पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तो सूर्य है। हाँ, सूर्य के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो कौन है भैया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा बोल रहा हूं। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। उसके बाद कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्लियर। इसको अल्फा सेंचुरी भी कहते हैं, है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी, ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों है ना, एक्चुअल दूरी पता नहीं है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी, दोनों में से कोई भी आपको आंसर ले लेना है, एक ही देगा। फिर क्लियर हुआ। तो हमारा पड़ोसी सबसे नजदीकतम तारा कौन है सूर्य के बाद? प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। फिर पूछता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, है ना, सबसे चमकीला तारा, तो एक है डॉग स्टार, है ना, क्या? डॉग स्टार, है ना, इसको बोलते हैं साइरस, SIRUS, साइरस या सीरस, है ना, SIRIUS, है ना, सीरस या साइरस, है ना, साइरस या सीरस, जो कहना कर लो। तो ये जो है सबसे चमकीला तारा है ना, ब्रह्मा हमारे आकाशगंगा में। ठीक है, डॉग स्टार या सीरस, है ना। पृथ्वी से देखने पर हमेशा पृथ्वी को हमेशा उत्तर दिशा में होता है, कौन सा तारा? ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऐसा तारा जिसको पहली बार, है ना, जिसकी तस्वीर ली गई, उसका नाम है अभिजीत, है ना, क्या? अभिजीत की तस्वीर ली गई थी, है ना, सूर्य के बाद सबसे निकटतम। और स्वाति जो है ना, एक स्वाति नाम का तारा है, वो दूरबीन, है ना, के द्वारा दिन में देखा गया था, है ना, दूरबीन के द्वारा दिन में देखा गया था, किसको? स्वाति को। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में है? बस तारे से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक, ये चीजें समझ में आई? ठीक, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाएंगी, है ना। आज मैं यहीं तक करा रहा हूं, है ना, रीजन ये है ना, कि कल से ऑफलाइन शायद बच्चे कुछ पढ़ लें, तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर, है ना, अपन तो लंबा ले ही सकते हैं क्लास, है ना। तो कल हम लोग सौर मंडल पूरा कंप्लीट करेंगे, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, उसकी ओर चलेंगे, और वो कौन सा होगा? पृथ्वी की गतियां। मे भी पॉसिबल हो कि शायद वो कल ही हो जाए, है ना, तो दोनों चीज को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। टाइम का विशेष ध्यान रखो, 5:30 में स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, लेट नहीं आना है, लेट जुड़ोगे तो तुमको दिक्कत होगा। ठीक है, क्लियर, है ना। तो ऑब्जेक्टिव करते रहिए, आपका जितना हो गया, है ना, परिचय खंड और ये आपका हाँ ब्रह्मांड, है ना, तो इसको करो, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होना। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट डे।